एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मृदा। तो देखिए, मृदा के बारे में हम पढ़ते हैं तो आपको मृदा के बारे में आप सभी को पता है, जो पृथ्वी के धरातल की जो सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी के धरातल की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम जनरली मृदा कहते हैं। और वैसे हम भौगोलिक लैंग्वेज में हम बोलें तो मृदा पृथ्वी के धरातल की सबसे ऊपरी परत जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के योग से बनी होती है उसे हम मृदा कहते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के योग से, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के योग से मृदा का निर्माण होता है। और कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत हम देखें तो जैसे पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों में आती है। पेड़ पौधे की पत्तियां जो सूखकर पृथ्वी के धरातल के ऊपर गिर जाती है जिससे ह्यूमस का निर्माण होता है, ह्यूमस, ठीक है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। और अकार्बनिक पदार्थों में जो खनिजों के तत्व हैं, खनिजों के जो तत्व हैं वो भी मृदा के निर्माण में अपना योगदान निभाते हैं। तो मिट्टी के बारे में हम देखें, मृदा के बारे में हम देखें, इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं तो मृदा पृथ्वी के धरातल की सबसे ऊपरी परत है जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक असंगठित रूप है, असंगठित रूप है, ठीक है। असंगठित का मतलब है कि इसका यह एक संगठित रूप नहीं है, यह एक बिखरी अवस्था में है, यह एक चट्टान की तरह कठोर नहीं है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो यह मृदा की परिभाषा ये हो गई कि मृदा पृथ्वी की धरातल के ऊपर पाई जाने वाली सबसे ऊपरी परत जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के योग से बनी है और एक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक असंगठित रूप है जिसे ही हम मृदा कहते हैं। तो ये हो गई मृदा की परिभाषा। और इसके बाद हम देखें कि जो मृदा के निर्माण के बारे में हम देखते हैं तो देखिए, मृदा का जो निर्माण है बहुत कम समय में नहीं होता है। मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है बहुत लंबी होती है। मृदा का जो निर्माण है बहुत लंबे समय से होता है, मतलब इसकी एक जो निर्माण की जो प्रक्रिया है बहुत छोटी नहीं होकर इसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी है, दीर्घकाल से मतलब इसका जो निर्माण है वो चला आ रहा है और इसका जो निर्माण है वो लगातार होता रहता है। तो देखिए, हम इसके निर्माण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके कारकों के बारे में देखते हैं। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, मृदा के निर्माण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो कारक है वो है पैतृक सेलें, पैतृक सेलें। तो देखिए, मृदा के निर्माण को पैतृक सेलें भी प्रभावित करती है। पैतृक सेलों के ही विखंडन और वियोजन से, पैतृक सेलों के विखंडन और वियोजन से मृदा का निर्माण होता है। जैसे जो पैतृक सेलें हैं, पैतृक सेलों के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने से और विभाजित होने के बाद इनमें वियोजन होने से इनका मृदा का निर्माण होता है। और फिर इसके बाद हम देखें तो मृदा के जो निर्माण के बाद मृदा का जो रंग है, मृदा का रंग और उसकी संरचना किसके ऊपर निर्भर करती है, उसकी विशेषता किसके ऊपर निर्भर करती है, मुख्य रूप से पैतृक सेलों पर। क्योंकि जिस पैतृक सेलों के द्वारा मृदा का निर्माण हो रहा है, जिस सेल में जिस जैसी विशेषताएं पाई जाती है वैसी ही विशेषता उस मृदा में पाई जाती है, क्योंकि उस मृदा का निर्माण उसी पैतृक सेल के द्वारा हो रहा है। तो दोनों के रंग, रूप, आकार, संरचना सभी में समानताएं भी देखने को मिलती है। जैसे देख लीजिए, जो भारत में जो दक्कन का पठार है, ठीक है, भारत में दक्कन का पठार है, वहाँ काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है दक्कन के पठार में, ठीक है। क्योंकि यह इस मृदा का जो निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी के लावा से, ज्वालामुखी
ये लावा निर्मित इस मृदा का निर्माण हुआ है, इसीलिए इस मृदा का जो रंग है वो काला होता है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो जो ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो लावा निकला था उस लावा के द्वारा इस मृदा का निर्माण हुआ है, इसलिए इस मृदा का रंग काला होता है। तो देखिए पैतृक शैलें हैं जो मुख्य रूप से जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है। उसके बाद उसको मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला अगला जो कारक है वह है धरातलीय स्वरूप। अगला कारक है धरातलीय स्वरूप। तो देखिए मृदा के निर्माण को धरातलीय स्वरूप भी प्रभावित करते हैं। देखिए धरातलीय स्वरूप कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मृदा का जो गहराई है, मृदा की जो मोटाई है वो धरातल के ऊपर निर्भर करती है। जैसे देखिए जैसे पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है उनकी परत बहुत पतली होती है। इनकी परत तो क्या होती है, पतली होती है। पतली क्यों होती है, क्योंकि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें पाई जाती है और जो छोटे मोटे वो पत्थर होते हैं भी, ठीक है। और ये जो पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो पत्थर कंकर पत्थर चट्टानें होती हैं वो लगातार नीचे लुढ़कती रहती हैं, मतलब स्थिर नहीं रहते हैं और वो लुढ़कती रहती हैं, लगातार नीचे आकर जमा होते रहते हैं। तो इससे क्या है, मृदा की जो परत है इस क्षेत्र में पतली पाई जाती है। इसके विपरीत हम मैदानी भागों में हम देखें तो देखिए मैदानी भागों के अंतर्गत क्या होता है, जो मृदा की जो परत है मोटी पाई जाती है। मृदा की परत मोटी पाई जाती है। और मोटी क्यों पाई जाती है, क्योंकि मैदानी भाग में ऐसा कहीं भी बहाव नहीं होता है कि मृदा का बहाव नहीं होता है, मतलब जो मृदा का जो निर्माण है वो लगातार परत दर परत होता रहता है। मतलब इस परत पर मृदा का जमाव हो गया, उसके बाद अगली परत के ऊपर भी मृदा का जमाव हो गया, मतलब परत दर परत मृदा का जमाव होता रहता है। इसलिए यहाँ पे जो मृदा की जो परत है वो हमें मोटी मिलती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में जो चट्टानें हैं, ये टुकड़े हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, वो लगातार लुढ़कते रहते हैं और ये कहीं भी स्थिर नहीं रहते हैं। इसलिए यहाँ पे मृदा की जो परत है वो पतली पाई जाती है। तो धरातलीय स्वरूप भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम देखें अगला कारक है हमारा जलवायु। अगला कारक है जलवायु। तो देखिए जलवायु भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। और जलवायु में मुख्य रूप से हम देखें तो जलवायु के अंतर्गत तापमान और वर्षा मुख्य रूप से मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में जो तापमान अधिक है, तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पे जो जैविक और रासायनिक क्रिया हैं, जैविक और जो रासायनिक क्रिया है वो अधिक होंगी। जैविक और रासायनिक क्रियाएं अधिक होंगी किस क्षेत्र में, जहाँ पे तापमान अधिक है। और तापमान जिस क्षेत्र का अधिक है वहाँ पे जैविक और रासायनिक क्रिया लगातार होती रहती है, जिससे मृदा का निर्माण लगातार होता रहता है। और तापमान के अलावा जिन क्षेत्रों में वर्षा भी अधिक होती है तो मृदा के निर्माण में और ज़्यादा तेजी हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो उष्ण और आर्द्र क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है और तापमान भी जिन क्षेत्रों में अधिक होता है उन क्षेत्रों में मृदा का निर्माण भी अधिक होता है, ठीक है। तो मृदा के निर्माण में जलवायु भी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है जैविक कारक। अगला मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला अगला कारक है जैविक कारक। जैविक कारक देखिए जैविक कारक भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। और जैविक कारक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे। तो जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं वो भी अपने मृदा के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। जैसे जीव जंतु होते हैं तो जीव जंतुओं का जो अपशिष्ट का विघटन होने से व्यूजन होने से और रासायनिक और जैविक अभिक्रियाएं होने से मृदा का निर्माण होता है। और पेड़ पौधे के द्वारा, जैसे पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं, जब पेड़ पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं, सूखने के बाद वो झड़कर जमीन के ऊपर गिरती है और जमीन के ऊपर गिरने पर जब जैविक क्रियाएं होती है तो जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। और यह पेड़ पौधे की पत्तियों के द्वारा जब ह्यूमस का निर्माण होता है तो यह जो मृदा होती है वो भी बहुत उपजाऊ मानी जाती है। इस प्रकार से जैविक कारक में जो जीव जंतु हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो भी मृदा के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद अगला कारक है अवधि। अगला कारक है अवधि। तो अवधि का मतलब समय है। मतलब मृदा के निर्माण में मृदा का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी प्रक्रिया है।
और जब एक बहुत बड़ा समय लगता है, मतलब लंबी प्रक्रिया के दौरान ही मृदा का निर्माण होता है, तो समय इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ है। मतलब थोड़े से ही समय में मृदा का निर्माण नहीं संभव नहीं है, मतलब लंबे समय में मृदा का निर्माण होता है। इसीलिए भी समय भी एक अवधि भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला था हमारा पैतृक शैली। इसके अंतर्गत हमने 5 कारकों के बारे में पढ़ा है। पहला हमारा था पैतृक शैली, दूसरा था धरातल स्वरूप, तीसरा जलवायु, ठीक है, और चौथा था हमारा जैविक कारक और अवधि। ये 5 प्रकार हमने पढ़े हैं। उसके बाद हम देखते हैं मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया है, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया। ये तो थे हमारे निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। आगे हम पढ़ेंगे मृदा निर्माण की प्रक्रिया। मृदा निर्माण की प्रक्रिया, देखिए हम मृदा के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम देखते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो भी विभिन्न प्रकार से होती है, जिसमें हम पहले इसकी जो प्रक्रिया है वो है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन, तो देखिए लेटराइजेशन किसे कहते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए लेटराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है? उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में। उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, इन क्षेत्रों में क्या होता है? तापमान अधिक होता है और वाष्पीकरण कम होता है और वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होती है, मतलब जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है, उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में जहाँ पे लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है, इससे इन क्षेत्रों में क्या होता है कि जैसे मृदा की जो ऊपरी परत है, मृदा की ये ऊपरी परत है, ऊपरी परत है, और ये मृदा की निचली परत है, ये निचली परत है। तो देखिए जब इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक होती है तो जल के साथ वर्षा जब अधिक होती है तो वर्षा के जल के साथ मृदा के ऊपरी तत्व में जो भी आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं वो सभी आवश्यक तत्व रिस कर और मृदा की निचली परतों में चले जाते हैं। मतलब मृदा की जो ये ऊपरी परत है, इस परत के जो आवश्यक तत्व हैं वो जल के साथ ये जो पदार्थ है वो घुलकर मृदा की निचली परतों में आ जाते हैं, निचली परतों में आके जमा हो जाते हैं। ठीक है, और मृदा की जो यह ऊपरी परत है वो बहुत शुष्क हो जाती है। तो और यहाँ पे केवल जो अघुलनशील तत्व हैं जो जल के साथ नहीं घुल पाए हैं, अघुलनशील तत्व हैं जैसे लोहा और एल्यूमिनियम, लोहा और एल्यूमिनियम, ये पदार्थ मृदा की ऊपरी परत में बच जाते हैं जो जल के साथ घुल नहीं सकते हैं। मतलब जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में जहाँ पे तापमान अधिक होता है और वर्षा अधिक होती है, तो उन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण से मृदा की जो ऊपरी परत है उस ऊपरी परत के आवश्यक तत्व जल के साथ घुलकर मृदा की निचली परतों में चले जाते हैं और मृदा की ऊपरी परत में केवल घुलनशील तत्व जैसे लोहा और एल्यूमिनियम तत्व बचे रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लेटराइजेशन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है लेटराइजेशन की प्रक्रिया। यह भी एक मृदा के निर्माण की प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है पोडजोलाइजेशन। दूसरी है पोडजोलाइजेशन। पोडजोलाइजेशन, तो देखिए पोडजोलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो भी लेटराइजेशन की प्रक्रिया के समान ही है। इसमें भी वर्षा अधिक होती है, उन क्षेत्रों में वर्षा के जल के साथ मृदा के ऊपरी जो तत्व है, आवश्यक तत्व है, वो घुलकर मृदा की निचली परतों में चले जाते हैं और मृदा की ऊपरी परत में जो अघुलनशील तत्व हैं वही मौजूद रहते हैं। लेकिन इसमें और इसमें केवल इतना ही फर्क है कि यह जो प्रक्रिया होती है उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में, ठीक है, और यह जो प्रक्रिया होती है पोडजोलाइजेशन की होती है प्रक्रिया, वो होती है ठंडे क्षेत्रों में। ठीक है, मतलब इन दोनों प्रक्रियाओं में इतना ही फर्क है कि यह जो प्रक्रिया होती है उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है और पोडजोलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है ठंडे क्षेत्रों में जहाँ पे तापमान बहुत निम्न होता है। निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में पोडजोलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें तापमान का ही फर्क
माना जाता है। उसके बाद अगली प्रक्रिया है ग्लीजेशन। ग्लीजेशन देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में, यह जो प्रक्रिया है वो भी होती है निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में। निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में ग्लीजेशन की प्रक्रिया होती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जहाँ जल की प्रचुरता होती है, निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में जहाँ पर जल की पर्याप्त मात्रा होती है, उन क्षेत्रों में क्या होता है कि ऊपरी जो जल होता है, मृदा की ऊपरी परत से बारीक कण और घुलनशील पदार्थ निचली परतों में चले जाते हैं। ठंडी जलवायु के कारण मृदा की ऊपरी परत में पाए जाने वाले जो जैविक पदार्थ हैं उनका विघटन नहीं हो पाता है। मतलब इसमें भी क्या होता है, जैसे मृदा के जो ऊपरी परत है वो घुलकर निचली परतों में जमा हो जाते हैं, और लेकिन जो ऊपरी परत है, मृदा की जो ऊपरी परत है उसके ऊपर जो पदार्थ बच जाते हैं उनका विघटन और वियोजन नहीं हो पाता है ठंडे प्रदेशों के कारण। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लीजेशन। इसके बाद है लवणीकरण। देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, यह जो लवणीकरण की जो प्रक्रिया है वो होती है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में होती है लवणीकरण की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण है जो वर्षा से अधिक होता है। इन प्रदेशों में वाष्पीकरण वर्षा से अधिक, और वाष्पीकरण जब वर्षा से अधिक होता है तो वाष्पीकरण के कारण जो मृदा की जो निचली परत है उसमें जो जल है वो जल वाष्पीकरण के द्वारा बाहर निकल जाता है, और जब वाष्पीकरण तेज होता है तो वह जल वायुमंडल में उड़ जाता है, और जो मृदा के साथ जो भी आवश्यक तत्व थे वो उसी क्षेत्र पर मौजूद रह जाते हैं। और इसी कारण से जो मृदा की जो ऊपरी परत है उसके ऊपर जो सफ़ेद है जो पदार्थ जमा हो जाते हैं। ठीक है, जो मृदा के साथ जो पदार्थ उड़ नहीं पाते हैं, मतलब जब वाष्पीकरण की क्रिया के दौरान जल के साथ जो पदार्थ है वो उड़ नहीं पाते हैं और वो वहीं पे जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं लवणीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद है खट्टीकरण। तो देखिए इसमें क्या होता है, लवणीकरण की भांति खट्टीकरण की प्रक्रिया भी शुष्क व अर्धशुष्क परिस्थिति में ही होती है। इसमें भी जल की ऊर्ध्वाधर गति होती है। जिस तरीके से लवणीकरण में जल ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आता है, उसी तरह इसमें भी जल निचली परत से ऊपरी परत में आता है। किंतु इस प्रक्रिया में धरातल पर वाष्पीकरण पदार्थों के रूप में क्षारीय पदार्थ में कैल्शियम और कार्बोनेट, मैग्नीशियम आदि कठोर परतें जमा हो जाते हैं। मतलब जल तो है वो वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है, और मृदा की ऊपरी परत के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम के तत्व इसके ऊपर जमा हो जाते हैं। तो ये होती है हमारी खट्टीकरण की प्रक्रिया। तो ये है हमारी 5 मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, लेटराइजेशन, पोडोजोलाइजेशन, ग्लीजेशन, लवणीकरण और खट्टीकरण। तो इनके बारे में भी हमने आज पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, और इसके बारे में जो भी कुछ टॉपिक बच गए हैं मृदा के निर्माण के बारे में, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।